अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 2 का कनेक्टिंग लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर्स की कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है और फर्दर कुछ बेसिक बातें वेक्टर की नोटेशन से लेके हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्चुअली वेक्टर के कुछ यूजेस के ऊपर मुश्तमिल है। जब हम जानते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ़ तरह के वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हों तो उन वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए या फिर उनके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना पड़ जाए तो ये सारा सिलसिला किस तरीके से होता है, आज के लेक्चर में हम इन बातों को सीखेंगे। तो मैं फॉर्मली आज के लेक्चर का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हम आज देखने वाले हैं वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। इस केपीके की बुक के अंदर हम दो तरह के मेथड्स का जिक्र करेंगे। हम जानते हैं कि वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है हेड टू टेल रूल से। ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी बेसिक फिज़िक्स के अंदर पढ़ के आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक नया मेथड भी सीखेंगे जिसे वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है, लेकिन वो शॉर्टली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस बात को देखेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें पुरानी रीकैप करता चलूँ। सबसे पहली चीज़, अगर मैं वेक्टर एडिशन का जिक्र करूँ तो हम जानते हैं कि वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है हेड टू टेल रूल से। अब अगर आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड करना चाहें तो सबसे पहली बात ये होती है कि जिन दो गिवन वेक्टर्स को आप ऐड करने जा रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स को आपने अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ किया हुआ हो। अगर आपने उन दोनों वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ किया हुआ है तो आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करके उससे कोई रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन या रिज़ल्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ कर लेना है। इसका मतलब ये है कि ये मैं जो बोर्ड पे ऑलरेडी दो वेक्टर्स ड्रॉ कर चुका हूँ जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। इन दोनों वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू स्केल पहले हिस्से ही ड्रॉ किया गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये दोनों फोर्स के वेक्टर्स हैं और अगर आप इन दोनों फोर्स के वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं तो इसका मतलब ये होगा, लेट्स से किसी ख़ास स्केल के मुताबिक 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर के मुताबिक इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया गया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम हेड टू टेल रूल को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स को और फिर इसी तरह सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को। आप फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन को यहाँ से रिकॉर्ड या ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स जो ऐड किए जा रहे हैं ये बाय नेचर दोनों बिल्कुल सेम तरह के वेक्टर्स हैं। एडिशनली ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास कोप्लेनर भी हैं, तो जिसकी बेस पे हम हेड टू टेल रूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैं दो तरीक़ों से इस बात की वजाहत करने वाला हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना हो तो यानी आप वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड करना चाहें तो आप किस तरीके से ऐड करेंगे। अगर आप वेक्टर b के अंदर वेक्टर a को ऐड करना चाहें तो उसे किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, ये दोनों एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड करने वाले हैं तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि जो भी आपका सेकंड वेक्टर है आप सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस कर दें और लास्ट में एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको ड्रॉ कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इन दो वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल था, वेक्टर बी आपके पास इंक्लाइन था। हमें हेड टू टेल रूल के अंदर इतना अलाउड होता है कि आप वेक्टर की टेल को या वेक्टर की पोजीशन को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं, ना ही आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ना ही आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे a प्लस बी फाइंड आउट करना था बाय हेड टू टेल रूल, वेक्टर a हमारा पहला वेक्टर बन जाएगा और वेक्टर b जो है वो हमारा सेकंड वेक्टर है। तो सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस किया जाएगा कुछ इस तरीके से कि आप उनके मैग्नीट्यूड को और उनकी डायरेक्शन को बिल्कुल सेम रखेंगे और लास्ट में एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर हम जानते हैं अपनी बेसिक फिजिक्स से कि ये ऐसा वेक्टर हुआ करता है जो तमाम ऐड होने वाले वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट शो करता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक वेक्टर जो मुख्तलिफ वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट शो करे हम उसे रिजल्टेंट का नाम दिया करते हैं। तो ऐसे केस में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फर्स्ट वेक्टर की टेल से ड्रॉ किया जाता है और लास्ट वेक्टर के हेड पे जाके ये टर्मिनेट होता है। इसको डायग्रामेटिकली ज़रूर याद रखिएगा
क्योंकि ये चीज़ हमें रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर ज़रूर हेल्प आउट करेगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर दिखने में डिस्कस किया जाएगा तो एक बड़ी कॉमन बात याद रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो टेल के साथ कंसाइड कर रही होती है और इसका हेड जो है वो हेड के साथ कंसाइड कर रहा होता है। फिर इसी तरह अगर वेक्टर b प्लस ए की बात की जाए तो b प्लस ए, या फॉर एग्जांपल आपको b प्लस ए फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, अब की बार हमारा पहला वेक्टर जो है वो वेक्टर b है और हमारा सेकंड वेक्टर जो है वो वेक्टर a है। मैं फिर से इन्हीं दोनों पेरेंट वेक्टर्स को लेके चलूँगा। अगर मैं वेक्टर b के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वेक्टर b इंक्लाइन था। अब फर्स्ट वेक्टर आप एज इट इज़ प्लेस कर देने वाले हैं और जो सेकंड वेक्टर है उसको आप फर्स्ट वेक्टर की टेल के ऊपर, उसकी टेल को एक्चुअली फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसीलिए वेक्टर b को कुछ इस फॉर्म के अंदर ड्रॉ किया गया और वेक्टर a की जो टेल है उसे वेक्टर b के हेड के ऊपर प्लेस किया जा रहा है। फिर से हम हेड टू टेल रूल को ही फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको इनका रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट के लिए आपको फिर से फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा जो रिजल्टेंट होगा। इन दैट केस r कुछ इस फॉर्म के अंदर आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर हम कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए दो या दो से ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए हेड टू टेल रूल को अप्लाई किया जा सकता है। यही बेसिक टेक्निक हम यूज़ कर रहे होंगे कि हर आने वाला अगला वेक्टर जो है उसकी टेल को पिछले वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस कर दिया जाएगा और रिजल्टेंट को जब भी ड्रॉ किया जाएगा उसकी टेल से या फर्स्ट वेक्टर की टेल से वो वेक्टर स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड पे जाके रिजल्टेंट का हेड जो है वो लाई कर रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। अब आती है एक बात कि अगर आप इस रिजल्टेंट को वापस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फोर्सेस थी, एक फोर्स 10 न्यूटन्स की थी, एक फोर्स 30 न्यूटन्स की थी, इनके दरमियान सर्टेन एंगल था और आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे। अब अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स के अंदर 30 न्यूटन की फोर्स को ऐड किया, वी नो दैट कि वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये मुख्तलिफ डायरेक्शन की वजह से ये मुख्तलिफ हुआ करते हैं। आप किसी तौर पे भी 10 + 20 करके इनका आंसर ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक बड़ा पर्टिकुलर केस है, अगर दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम हो तो ऐसे केस में 10 + 20 हो सकता है, अदरवाइज 10 + 20 नहीं हो सकता। तो अब रही बात कि अगर आपने ये 10 + 20 को कैलकुलेट किया होता और आप रिजल्टेंट ऑब्टेन करने जा रहे होते तो आप किस तरीके से उस रिजल्टेंट को ऑब्टेन कर सकते थे। आपने अपना रिजल्टेंट रिकॉर्ड करना है, जो स्केल आप ऑलरेडी चूज कर चुके होंगे आप उसे दोबारा वापस कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने चूज कर लिया हुआ था कि हमारा 20 न्यूटन जो हैं वो फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, तो जो भी लेंथ इस वेक्टर की हमें मिलेगी इस स्केल के अकॉर्डिंग हम उसे दोबारा वापस न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हेड टू टेल रूल यूज़ करके आप दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन दोनों डायग्राम से जो हमें पता चलती है कि अगर आप वेक्टर एडिशन को डिस्कस करें तो ये कम्यूटेटिव हुआ करती है। आप a + b फाइंड आउट करें या b + a फाइंड आउट करें, आपको रिजल्टेंट बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो इसकी बेस पे हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर वेक्टर एडिशन की बात की जाएगी तो a + b इज एक्चुअली इक्वल्स टू b + a। तो हम ये बात कह सकेंगे कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। ना सिर्फ ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को ये बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करता है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी। तो ये सारी बातें जो हैं वो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड हैं। इसी तरह अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह दिया जाए तो आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए जो ज़रूरी बात है कि आप अगर a - b फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके लिए फिर से हम एक नया रूल डिस्कस नहीं करने वाले, हम हेड टू टेल रूल के हिसाब से ही इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप a - b फाइंड आउट करने वाले हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप इसे लिख सकते हैं कि ये a + b है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको a - b फाइंड आउट करना है तो आप वेक्टर a के अंदर अगर वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें
तो आप a माइनस बी जो है बआसानी ऑब्टेन कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप a माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, आप जिस भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसका नेगेटिव वेक्टर ऑब्टेन कर लें। मैं नेगेटिव वेक्टर को एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर वेक्टर b हमारे पास कुछ इस ओरिएंटेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो माइनस बी की अगर बात की जाएगी तो माइनस बी कुछ ऐसा होगा। या नेगेटिव वेक्टर हम जानते हैं कि ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड अपने ओरिजिनल वेक्टर के बिल्कुल इक्वल हुआ करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल वेक्टर के एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ करती है या 180 डिग्रीज पे लाई करती है। तो इसलिए ये हमारा माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। और बहुत सिंपल, फिर से हेड टू टेल रूल अप्लाई होने वाला है। अगर मुझे a माइनस बी फाइंड आउट करना था, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर a है, उसमें मुझे ऐड करना है वेक्टर b के नेगेटिव वेक्टर को जो हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। आप इस माइनस बी वेक्टर की टेल को वेक्टर a के हेड पे प्लेस कर दें। तो अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो a माइनस बी, यानी फिर से रिजल्टेंट ड्रॉ करने का प्रोसीजर वही है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। तो इस केस में a माइनस बी जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस तरीके से वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एक बड़ा मज़ेदार आर्टिकल है जिसे हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के नाम से जानते हैं। अगर एक वेक्टर को एक प्लेन के अंदर डिवाइड करना चाहें और हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हट के बात करें तो हम उसके इनफाइनाइट कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इन्हें इस प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जब भी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का जिक्र आएगा तो इस वक्त तक हम ये कंसिडर करेंगे कि हम एक सिंगल वेक्टर को डिवाइड करने वाले हैं उसके दो ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर कि जिनके दरमियान का एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज के इक्वल हुआ करता है। तो अगर एक सिंगल वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाए और उन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज का हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे मेथड को रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का नाम दिया जाता है। और मैं साथ में डिफाइन करता चलूँ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को कि जब भी हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का जिक्र करते हैं तो ये वेक्टर का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इफेक्टिव हुआ करता है। अब वो ख्वाह एक्स डायरेक्शन है तभी एक्स डायरेक्शन में लाई करने वाला पार्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कहलाएगा। अगर वो पार्ट वाई डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वही पार्ट वाई डायरेक्शन के अंदर, अगर उसका इफेक्ट देखा जाएगा तो वो वाई डायरेक्शन के अंदर होगा। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से मुराद एक ऐसा पार्ट वेक्टर का जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इफेक्टिव है। अब एक छोटा सा सवाल जो अक्सर यहाँ पे जहन में अराइज होता है कि हमें रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की आखिर ज़रूरत क्यों है, हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर क्यों स्प्लिट करना चाह रहे होते हैं। तो उसकी बड़ी सिंपल रीजंस हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे बात शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्ट्रेट रोड के ऊपर एक कार को उसका इंजन ऑफ कर दें, उसकी हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर दें, तो हम जानते हैं वो गाड़ी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। लेकिन अगर आप यही प्रोसेस किसी स्लोप पे जाके परफॉर्म करें, कार को स्लोप पे ले जाइए, वहाँ पे जाके उसकी हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दें, तो हम जानते हैं वो कार खुद साख्ता नीचे जाना शुरू कर देगी। तो अगर वो कार खुद से नीचे जाना शुरू कर देती है, आपने उसका इंजन ऑफ किया हुआ है, आखिर कुछ फोर्स एक्ट की होगी बाय लॉज ऑफ न्यूटन, तो वो नीचे जाना स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब ये था कि ऐसे केस में उस गाड़ी का अपना ही वेट स्प्लिट हो जाता है। उसका एक पार्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो रोड के ऊपर इंटैक्ट रह पा रही होती है, और एक पार्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कार एक्चुअली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट या स्लोप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स के अंदर। अब अगर हमें एक वेक्टर को रिजॉल्व करना हो तो हम उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चंद बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है। इस वक्त अगर आप वेक्टर ए को ऑब्जर्व करें तो वेक्टर ए ना प्रॉपरली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना ही ये वेक्टर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये वेक्टर ऐसा है कि जिसका इफेक्ट दो डायरेक्शंस के अंदर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैं फिर से एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉक्स के साथ एक स्ट्रिंग को टाई कर लिया जाए
और आप उस स्ट्रिंग को कुछ इंक्लाइंड एंगल के ऊपर पुल करना स्टार्ट कर दें, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप उस स्ट्रिंग को पुल करते हैं तो स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स बॉक्स तक पहुंचती है वो दो काम कर पा रही होती है। वो एक्चुअली बॉक्स को लिफ्ट भी थोड़ा सा कर पा रही होती है और आपकी फोर्स की डायरेक्शन में ड्रैग भी कर रही होती है। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि वो पार्ट जो ड्रैग कर रहा है वो कितना है, वो पार्ट जो लिफ्ट कर रहा है उसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे। डायग्रामेटिकली जो बेसिक टेक्निक यूज़ की जाती है वो हेड टू टेल रूल है। हमें अपने वेक्टर के दो पार्ट्स ड्रॉ करने होते हैं। एक पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया जाता है, एक पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया जाता है। दूसरी चीज़ जिसका हमें डायग्राम में ख्याल रखना होता है कि हम हेड टू टेल रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहे हों। हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है वो एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर की तरह दिखे। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि रिजल्टेंट वेक्टर डायग्रामेटिकली ऐसा वेक्टर होता है जिसकी टेल टेल से कंसाइड कर रही होती है और हेड जो है वो हेड के साथ कंसाइड कर रहा होता है। तो आपने जो एरो हेड्स कंपोनेंट्स के ऊपर प्लेस करने हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखते प्लेस करने हैं कि वो कंपोनेंट्स हेड टू टेल रूल को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हों। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर आप एक्स कंपोनेंट को देखें तो चूँकि रिजल्टेंट या वेक्टर ए की टेल यहाँ लाई करती थी, मैं यहाँ पे हेड को ड्रॉ नहीं कर सकता था बाय कंसिडरिंग हेड टू टेल रूल। मैंने कंपोनेंट्स का एरो हेड जो है वो यहाँ ड्रॉ किया। इसी तरह वाई कंपोनेंट का जो एरो हेड था उसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया। और अगर आप देखें तो ये डायग्राम हेड टू टेल रूल को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस है और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल टेल से कंसाइड कर रही है और हेड जो है वो हेड के साथ कंसाइड कर रहा है, तो मैं ये कह सकूंगा कि इस वक्त वेक्टर ए को हम स्प्लिट भी कर चुके और ये हेड टू टेल रूल को भी बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की थी, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बेस पे अगर आप ए एक्स और ए वाई इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान का एंगल देखेंगे तो वह एंगल आपको 90 डिग्रीज के इक्वल मिलेगा। तो जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूंगा कि ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। फिर अगर मैं इसे हेड टू टेल रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहूँ या रिजल्टेंट की फॉर्म के अंदर इसे लिखना चाहूँ, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। हमने यूनिट वेक्टर्स के अंदर इस बात को सीखा था कि आई हैट बड़ा डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर हुआ करता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे हैट बड़ा डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर होता है जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। यानी अगर आप किसी वेक्टर को ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है, आप उसके साथ आई हैट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बताना चाह रहे हैं वो वाई डायरेक्शन के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है तो वहाँ पे जे हैट को यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए चूंकि ये एक्स कंपोनेंट था, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर और ये साथ में रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर नोटेशन का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखिएगा। ए एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट है और आई हैड उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था और इसी तरह ये वाई से रिलेटेड है। अब यहाँ तक ये बात ख़त्म नहीं होती, हम कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर चुके डायग्रामेटिकली। फॉर एग्जांपल मेरे से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक फोर्स जो कि 100 न्यूटन्स की थी, 30 डिग्रीज पे एक्ट कर रही थी, आप ये बताइए कि उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है, उसका वाई कंपोनेंट क्या है, या उसमें से कितना पार्ट ऐसा है जो बॉक्स को ड्रैग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना पार्ट ऐसा है जो बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे केस में हमें वो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने होंगे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को बीच में यूज़ करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स से हम इस बात को जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात पता है कि अगर हम कॉस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज हुआ करता है। साइन थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हुआ करता है और इसी तरह टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम मैथ से इस बात को जानते हैं कि अगर हमें इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ्स को निकालना है तो हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर तो हमें दो साइड्स की लेंथ पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें सिर्फ एक साइड की लेंथ पता है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ शिफ्ट करना होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे होते हैं, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि लेक्चर 1 से आपको ये बात याद होगी कि जब भी हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लेंथ ऑफ द वेक्टर जो हुआ करती है
वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओ से लेके सी तक की लेंथ को कैलकुलेट कर लूँ तो बेसिकली मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मिल जाएगा, या मैं ऐसे कह सकूँगा कि मुझे एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और अगर मैं बी से लेके सी तक की लेंथ को कैलकुलेट कर लूँ तो मैं ये कह सकूँगा कि मुझे वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे कोशिश इन लेंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। अब चूंकि मैं इस बेस वाले कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहता था, इसलिए मैंने कॉस थीटा को यहाँ पे यूज़ किया। उसकी रीज़न थी क्योंकि ये बेस वाला कंपोनेंट टेंजेंट थीटा के अंदर भी शामिल होता है, लेकिन अगर टेंजेंट थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ थीटा ही नोन है, हमारे पास ना तो परपेंडिकुलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना ही बेस से, तो दो अननोन्स हम वहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक अननोन एग्जिस्ट करे, इसलिए कॉस थीटा को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस इस केस में ax है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास a के इक्वल है, यानी यहाँ पे हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है वो यूज़ करना होगा। इक्वेशन को रीअरेंज करें तो x कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आप a cos ऑफ थीटा से ऑब्टेन कर पाएंगे। और इसी तरह सेम बात को यूज़ करते हुए अगर मैं y कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये टेंजेंट थीटा के अंदर भी शामिल हो जाता है, चूँकि परपेंडिकुलर वहाँ शामिल है। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे केस के साथ डील कर रहे हैं जिसमें हमारे पास नोन्स को शामिल करना ज़रूरी है ताकि हम एक अननोन फैक्टर जो है उसे कैलकुलेट कर पाएँ। फिर से साइन थीटा के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमें बताया जाता है किस एंगल पे वेक्टर एक्ट कर रहा है और उसका एक कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इस केस में ए वाई की इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ए की इक्वल है। तो रीअरेंज करने पे ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा जो है बन जाएगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है, अगर आप x किसी वेक्टर के x कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, अगर आप उसके y कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। मैं चंद बातें रीकैप करता चलूँ इस आर्टिकल से रिलेटेड, कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहली बात, जब भी हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का जिक्र यहाँ पे करेंगे तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर एक वेक्टर को डिवाइड करने वाले हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमारी मुराद ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल हुआ करता है। फिर इसी तरह अगर आप एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली स्प्लिट करने के लिए ज़रूरी है कि आप हेड टू टेल रूल को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डायग्राम को ड्रॉ करें। रिजल्टेंट की टेल जो है वो टेल से और हेड जो है वो हेड से कंसाइड करना चाहिए। और फिर इसी तरह अगर आप उन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को ऑब्टेन करना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड्स ऑब्टेन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में फिर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं इस बात को कि अगर हम लेंथ ऑफ द लाइन या लेंथ ऑफ दिस साइड फाइंड आउट कर लें तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो है वो मिल जाया करता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे ए एक्स को कैलकुलेट किया ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके, जो कि ए कॉस थीटा बन जाता है, और इसी तरह से साइन थीटा से कैलकुलेट किया वाई कंपोनेंट का, जो कि ए साइन थीटा बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है उसे परफॉर्म कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।